आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। सबसे पहले बात करते हैं बयान दर्पण की। सेंसेक्स घटकर 76,200 पॉइंट पर पहुंचा, जबकि निफ्टी घटकर 23,824 पॉइंट पर पहुंचा। गोल्ड यानी सोना घटकर 1,46,780 रुपए पर पहुंचा, जबकि सिल्वर यानी चांदी घटकर 2,26,380 रुपए पर पहुंची। अमेरिकी डॉलर बढ़कर 95.1 रुपए पर पहुंचा, जबकि क्रूड ऑयल घटकर 74.2 डॉलर पर पहुंचा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से मान्य है और सरकार द्वारा लगातार इसकी निगरानी की जा रही है। मंत्रालय ने कहा कि इंटरनेट मीडिया पर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर कुछ भ्रामक और निराधार दावे किए जा रहे हैं। कुछ पुरानी तस्वीरें और वीडियो दोबारा प्रसारित किए जा रहे हैं। इसका मकसद जनता को भ्रमित और गुमराह करना प्रतीत होता है। सरकार इसको लेकर सजग है और आवश्यक कदम उठा रही है। मंत्रालय ने कहा कि E20 पेट्रोल के उपयोग के बाद से इंजन खराब होने की कोई समस्या नहीं आई है। हाल ही में इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो में ईंधन टैंक के पास चीटियों को दिखाया गया था, जिसका मंत्रालय ने खंडन किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ के अलीगंज में सोमवार को हुए भीषण कोचिंग अग्निकांड के बाद जांच एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। मंगलवार को फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी FSL और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT की एक संयुक्त टीम ने उस घटना स्थल का गहन निरीक्षण किया, जहां सोमवार को लगी भयानक आग में 15 छात्रों की मौत हो गई थी। जांच टीम ने घटना के वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए मलबे, जर्जर तारों और जले हुए उपकरणों के नमूने एकत्र किए हैं, ताकि आग लगने की सही वजह और शॉर्ट सर्किट के दावों को जमीनी हकीकत का पता लगाया जा सके। बता दें कि 22 जून को कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की जान चली गई थी। इमारत अवैध बताई जा रही है, क्योंकि रिहायशी इलाके में कॉमर्शियल बिल्डिंग बना दी गई थी। अवैध इमारत में फायर सेफ्टी के कोई भी इंतजाम नहीं थे। सरकार ने इस बड़ी घटना के बाद जांच के लिए SIT का गठन किया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। न्याय का मंदिर माने जाने वाले कोर्ट में अगर झूठ और फरेब की बुनियाद पर न्याय पाने की कोशिश की जाए तो यह पूरी कानूनी व्यवस्था की आत्मा पर प्रहार है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि न्यायिक प्रक्रियाओं में जालसाजी और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करना बेहद गंभीर अपराध है और इसे किसी भी सूरत में हल्के में नहीं लिया जा सकता। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र और जस्टिस NV अंजारिया की पीठ ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 467 यानी जालसाजी, 468 यानी धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी और 471 यानी फर्जी दस्तावेजों को असली रूप में इस्तेमाल करना जैसे प्रावधान सरकारी और कानूनी दस्तावेजों की पवित्रता व विश्वसनीयता को रक्षा के लिए हैं। कोर्ट के सामने ऐसे जाली कागज पेश करना न्याय व्यवस्था के खिलाफ एक खिलवाड़ माना जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी विजय अमृतराज, क्रिकेटर रोहित शर्मा, अभिनेता सतीश शाह और मम्मूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक समेत 65 हस्तियों को प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित समारोह में इन हस्तियों को सम्मानित किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस KT थॉमस को जनसेवा के लिए और मलयालम पत्रकार P नारायणन को साहित्य व शिक्षा में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इन सभी लोगों जैसे स्टार, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविदों ने राष्ट्रपति के हाथों से पद्म भूषण पुरस्कार ग्रहण किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के पुणे से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। पुणे के एक नामी रियल एस्टेट कंपनी के डायरेक्टर केतन विशाल अग्रवाल के हत्या के मामले में अब जैसे जैसे खुलासे सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे यह मामला और बड़ा और भयानक और साथ ही साथ भयावह बनता जा रहा है। शुरुआत से बात करें तो केतन की मौत लोहरगढ़ किले की खाई में गिरने से हुई और इसे पहले महज एक हादसा समझा जा रहा था,
लेकिन अब जब सच सामने आया तब यह हत्या का मामला बन गया है। मामले में पुलिस ने केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन बाबूलाल चौधरी को गिरफ्तार किया है। साथ ही दोनों आरोपियों को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि भारत चीन के लिए एक दूसरे के प्रमुख हितों का सामना करना, संवेदनशील मुद्दों की सही ढंग से संभालना और सीमा मुद्दे को उचित स्थान पर रखना बहुत जरूरी है, ताकि इसका असर द्विपक्षीय संबंधों की समग्र स्थिति पर न पड़े। ब्रिक्स एनएसए बैठक के लिए नई दिल्ली आए वांग यी ने सोमवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ मुलाकात की और ये बातें कही। चीन की ओर से जारी बयान के अनुसार वांग यी ने कहा कि भारत चीन का महत्वपूर्ण पड़ोसी है और द्विपक्षीय संबंध सुधार में बेहतरी की राह पर लौट आए हैं। दोनों देशों के नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि चीन और भारत प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार हैं। यह दोनों पक्षों के बीच सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक सहमति है, जो चीन भारत संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए एक महत्वपूर्ण गति और रणनीतिक गारंटी प्रदान करती है। इस महत्वपूर्ण सहमति को लागू करने के लिए ठोस कदम उठाना बेहद जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे चल रही बातचीत ने पश्चिमी एशिया की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी अधिकारियों के बीच बन रही नई सहमति को लेकर इजरायल के भीतर गहरी चिंता है। इजरायल को डर है कि इस समझौते से न सिर्फ लेबनान में ईरान का दबदबा और मजबूत होगा, बल्कि हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल की सैन्य ताकत भी कमजोर पड़ सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में कई दौर की बातचीत हुई है, जिसके बाद पिछले हफ्ते दोनों देशों ने एक सहमति पत्र पर दस्तखत किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य खाड़ी क्षेत्र में चल रहे तनाव को और युद्ध को रोकना है। तो ये थी सुबह की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।